हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस कितने तरह के हो सकते हैं, क्योंकि पिछले वाले टॉपिक में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि केमिकल रिएक्शंस कैसे हो सकते हैं, उनकी क्या क्या कंडीशंस हैं, उनके क्या क्या आइडेंटिफिकेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस की टाइप को समझना। तो टाइप को समझने के लिए पहले तो मैं आपको ये इन शॉर्ट में बता दूँ कि जब भी किसी की टाइप्स या क्लासिफिकेशन की बात की जाती है तो उसको अलग अलग बेसिस पे क्लासीफाई किया जा सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि हम ह्यूमंस को क्लासीफाई करें, तो ह्यूमंस को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर बाय मेल एंड फीमेल एंड ट्रांसजेंडर्स। अब अगर हम बात करें ह्यूमंस को हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ह्यूमंस को हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, ह्यूमंस को हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टिनेंट्स। तो ह्यूमंस को हम अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, या किसी भी चीज़ को हम अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम केमिकल रिएक्शंस को भी अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हम इनकी रिएक्टेंट्स के बेसिस पे हम इनको थोड़ा सा क्लासीफाई करने की कोशिश करते हैं। रिएक्टेंट्स किस तरीके से आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो किस तरीके से रिएक्टेंट से रिलेटेड है, उस बेसिस पर अगर हम इनको क्लासीफाई करें तो जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन आता है दैट इज नथिंग बट एडिशन रिएक्शन। क्या आएगा? एडिशन रिएक्शन। अब अगर हम एडिशन रिएक्शन की बात करें तो एडिशन रिएक्शन में नाम से ही क्लियर है कि कुछ ना कुछ ऐड हो रहा होगा। मतलब रिएक्टेंट साइड पे कोई दो या दो से ज़्यादा चीज़ें होंगी। क्योंकि यहाँ दो या दो से ज़्यादा चीज़ें क्यों हम बात कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर एडिशन हो रहा है और एडिशन होने के लिए मिनिमम दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसी नाते मैंने कहा कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में कंबाइन करके कोई एक प्रोडक्ट बना रही होंगी। क्योंकि एडिशन होने के बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलता है या आंसर मिलता है वो हमेशा एक मिलता है। तो जब कभी भी हम एडिशन रिएक्शन की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिलकर के किसी एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन करते हैं, देन दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज एडिशन रिएक्शन। जैसे कि A प्लस बी, भाई ए ने बी के साथ रिएक्शन किया। अब पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो सी के साथ रिएक्शन कर ले, डी के साथ रिएक्शन कर ले, ई के साथ, मतलब उसमें हम प्लस 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 करते चलेगा। लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारी कितने की है? मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारी दो की है। और ये दोनों आपस में रिएक्ट करके सिर्फ प्रोडक्ट को क्या दे रहे हैं? एक प्रोडक्ट। हमें क्या दे रहे हैं? एक प्रोडक्ट सी। तो अगर ए प्लस बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और सी दे रहे हैं तो हम ऐसे रिएक्शन को क्लासीफाई कर सकते हैं एडिशन रिएक्शन के नाम पे। जैसे इसका अगर एक छोटा सा हम एग्जांपल लेना चाहें तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड, या हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन विल गिव H2O। ठीक है, बैलेंस हम इसको करते चलेंगे। जैसे 2H2 प्लस O2 विल गिव 2H2O। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स हैं वो दो या दो से ज्यादा हैं, बट जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो कोई एक ही मिल रहा है। मतलब लाइक CO2 मिला तो एक ही मॉलिक्यूल मिला, H2O मिल रहा है। मतलब मॉलिक्यूल मिलने का मतलब क्या? सब्सटेंस। सब्सटेंस में यहाँ पे क्लास मतलब क्लियरली अगर मैं कहूँ तो सब्सटेंस में कहूँगा लाइक CO2 इज ए सब्सटेंस एंड H2O इज ऑल्सो ए सब्सटेंस। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि भाई दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिल रही हैं और प्रोडक्ट क्या दे रही है? एक, तो हम इसे क्या कहेंगे? एडिशन रिएक्शन। और अब अगर हम बात करेंगे भाई दूसरे टाइप की, तो दूसरा टाइप क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या हम बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और अब अगर हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम पे जाएं तो हमको नाम से ही क्या क्लियर हो रहा है कि कोई चीज डिकम्पोज हो रही होगी। डिकम्पोज होने का मतलब टूट रही होगी। और अगर टूट रही है तो रिएक्टेंट साइड पर क्या होंगे? एक, क्योंकि एक ही चीज तो टूटेगी। और अब अगर एक चीज टूटेगी तो वो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा दो चीज में टूटे, वो दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में भी टूट सकती है। तो हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को जब एक्सप्लेन करना होगा तो हम एग्जांपल के में कहेंगे कि लेट अस अज्यूम दैट कि कोई सब्सटेंस था A और ये ब्रेक करके B प्लस C प्लस D E F भी हम ले सकते हैं, बट मिनिमम कितने में टूटेगा? B प्लस C में। तो कोई एक सब्सटेंस जब दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में डिकम्पोज हो रहा हो तो हम उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो हम ऐसे भी ले सकते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड विल ब्रेक इनटू कार्बन एंड ऑक्सीजन, और H2O विल ब्रेक इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। या अगर हम बात करें NH3 विल ब्रेक इनटू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जो भी कंपाउंड्स हैं वो क्या कर रहे हैं? अपने क्या कहते हैं एलिमेंट्री पार्ट्स में टूट जा रहे हैं या डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स में टूट जा रहे हैं।
तो एडिशन रिएक्शन का क्या मतलब था कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिलकर के कोई एक सब्सटेंस बना रहे थे, और डिकम्पोजिशन का क्या मतलब है कि एक सब्सटेंस टूट करके दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस बना रहा था। तो आपको कभी कभी थियोरेटिकल क्वेश्चन में 1 या 2 नंबर में ये भी आ जाता है कि एक्सप्लेन दैट एडिशन रिएक्शन इज इनवर्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज इनवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर आपको ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, क्योंकि यहाँ पर दो चीजें मिलकर के एक बना रही हैं, जबकि यहाँ एक टूट करके दो बना रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के इनवर्स। ठीक है, तो उम्मीद रखता हूं कि एडिशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और थर्ड पार्ट की हम बात करेंगे। तो थर्ड इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि भाई ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कोई चीज डिस्प्लेस हो रही होगी, मतलब रिप्लेस हो रही होगी। रिप्लेस का मतलब क्या है, तो चलिए एक बात थोड़ा सा एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं इस चीज को। लेट अस अज्यूम दैट कि क्लास की स्टार्टिंग में एक सीट रखी हुई है और उस सीट पे दो लोग बैठे होंगे। उस दो लोगों में से उन दोनों के बीच में दोस्ती है, तभी तो एक साथ बैठे हुए हैं। एक तीसरा बंदा आता है और तीसरा बंदा अपने नेचर वाले किसी एक बंदे को हटा देता है। अब क्या हुआ भाई, वो एक बंदा गया, एक बंदे को हटाने की उसने कोशिश की। तो अब यहां पर क्या क्या कंडीशन हो सकती है कि वो इसको हटाए। भाई ऑब्वियस सी बात है कि जो हटाने आ रहा है वो थोड़ा पावरफुल होना चाहिए। अगर वो पावरफुल नहीं होगा तो वो इसे हटा नहीं पाएगा। तो हम पहली कंडीशन क्या करें कि जो भी हटाने आ रहा है वो क्या कर रहा है, पहले वाले से पावरफुल होना चाहिए। अब भाई वो पावरफुल है, आया और पहले वाले को हटा दिया। पहले वाले को हटा दिया तो उस सीट पर सेटल डाउन हो जाएगा। अब कुछ देर के बाद हम क्या देखेंगे कि जो सेटल डाउन हुआ वो नया वाला बंदा, और जो पुराना वाला पहले से उस सीट पे बैठा था, उन दोनों के बीच में क्या हो गई, फ्रेंडशिप हो गई, और एक क्या हो गया वहां से रिप्लेस हो गया। तो हम कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि एक नया सब्सटेंस आया, सीट पर से एक पुराने सब्सटेंस को हटा करके खुद क्या हो गया, सेटल हो गया। तो ठीक उसी तरीके से अगर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी इसी एग्जाम्पल को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें, तो चलिए आपके सामने मैं एक एग्जाम्पल रखता हूँ। लाइक कोई एक चीज रख लेते हैं, लाइक CuSO4 एक कॉपर सल्फेट है, सॉल्ट, उसका रिएक्शन मैंने जिंक के साथ करा दिया। तो हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो जिंक है ना वो कॉपर से ज्यादा पावरफुल है। जिंक क्या है, वो कॉपर की जगह पर जाकर के सेटल हो सकता है। क्यों, क्योंकि मैंने बताया ना स्टार्टिंग में, जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा पावरफुल है। अब बात आती है कि सर आप ये कैसे कह सकते हैं कि जिंक ज्यादा पावरफुल है, क्या कभी इन दोनों के बीच में बॉक्सिंग कराई थी क्या आपने? तो भाई ये चीज तो पता लगाना बड़ा मुश्किल है, और चलो ठीक है, आज तो आप बता रहे हो तो मैं याद कर लूंगा कि जिंक जो है वो कॉपर से क्या है, ज्यादा पावरफुल है। बट अगर कोई और दो एलिमेंट्स होंगे तो हम उसको किस तरीके से क्लासीफाई करेंगे कि कौन ज्यादा पावरफुल है और कौन कम पावरफुल है? तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको याद करनी पड़ेगी रिएक्टिविटी सीरीज। क्या याद करना पड़ेगा आपको? रिएक्टिविटी सीरीज। और रिएक्टिविटी सीरीज में हम देखेंगे कि जनरली स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक कई सारे मेटल्स के नाम होते हैं, लाइक पोटेशियम, सोडियम, और इस तरीके से करते करते डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं। और इस नेम्स के अकॉर्डिंग में मैं आपको बता दूं कि जो सबसे टॉप पर है वो मोस्ट पावरफुल है। ठीक है, ये मोस्ट पावरफुल, और जो सबसे नीचे है दैट विल बी लीस्ट पावरफुल। और हमेशा एक ऊपर वाला जो मेटल है वो अपने नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। मतलब पोटेशियम कभी भी सोडियम को हटा सकता है, सोडियम अपने नीचे वाले एलिमेंट को, उसके बाद वाला उसके बाद वाले को, उसके बाद वाला उसके बाद वाले को। तो ठीक उसी तरीके से जब हम इस रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक और कॉपर की बात करते हैं तो जिंक हमेशा कॉपर से ऊपर होता है। तो जो ऊपर होता है वो पावरफुल होता है, तो जो पावरफुल होता है वो अपने से नीचे या अपने से कम पावरफुल वाले को क्या कर सकता है, कंपाउंड से रिप्लेस कर सकता है। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को रिप्लेस करने की क्षमता रखता है। तो जब इसको रिप्लेस करेगा तो कंपाउंड का फॉर्मेशन क्या होगा, दैट इज ZnSO4 प्लस कॉपर। तो आप देख सकते हैं कि भाई कॉपर यहां से हट गया, अब वो अकेला आ गया, वो यहां से भगाया जा चुका है कॉपर सल्फेट में से, और जिंक जाकर के कॉपर की जगह ले लिया है। तो क्योंकि हम ये कहेंगे कि जिंक ने कॉपर को रिप्लेस किया है या जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया है, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन विल बी कंसीडर्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पर एक चीज और नोट करिएगा कि जिंक जाकर के कॉपर की तो जगह ले लिया है, बट कॉपर यहां पर बिल्कुल फ्री हो गया है। जिंक के साथ कोई था ही नहीं तो कॉपर कोई जगह मिली ही नहीं, और कॉपर को कोई जगह मिली नहीं तो कॉपर अब क्या हो गया, फ्री हो गया। पहले जिंक फ्री था और अब कॉपर फ्री है। इस लाइन को मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाइए, जो कि आपका अगला टॉपिक है।
तो लाइक अगर मैं फोर्थ टॉपिक की बात करूं या फोर्थ टाइप की बात करूं तो दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक छोटी सी चीज जो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था वो मैं पिछले वाले रिएक्शन में मैं आपको बताना भूल गया हूँ। लाइक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अगर मैं सिंबल्स में क्लैरिफाई करना हो किसी एग्जांपल में, मान लीजिए कभी आपको ये एग्जांपल याद ना आए तो आप ऐसा भी लिख सकते हो लाइक कि अगर कोई कंपाउंड था ए बी, मतलब ए और बी दोनों एक साथ थे और इसका रिएक्शन हुआ सी के साथ, तो सी गया ए को हटा दिया तो क्या बन गया सी बी प्लस ए। एक चीज जो यहाँ पर नोट करने वाली बात है, हमेशा एक मेटल दूसरे मेटल को हटाएगा और एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल को हटाएगा। ठीक है ना, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, मेटल मेटल्स को हटाते हैं, नॉन मेटल नॉन मेटल्स को हटाते हैं, कैटायन कैटायन को हटाते हैं और एनायन एनायन को हटाते हैं, मतलब सेम नेचर वाले ही डिस्प्लेस होंगे। अब अगर हम बात करें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो एक तरीके का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा दैट विल बी लाइक लेट अस अज्यूम दैट कि कोई कंपाउंड है ए बी और दूसरा कोई कंपाउंड है सी डी, मतलब ए और बी के बीच में दोस्ती है, सी और डी के बीच में दोस्ती है। जब इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया तो इन दोनों ने अपने एनायंस की या कैटायंस की प्लेस को रिप्लेस कर लिया या कह सकते हैं एक्सचेंज कर लिया। मतलब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ए कैटायन है और बी एनायन है, यहाँ पर सी कैटायन है और डी एनायन है, तो इन दोनों कैटायन ने आपस में क्या कर लिया, एक तरीके का एक्सचेंज कर लिया। मतलब अब ए चला गया डी के साथ और सी चला गया बी के साथ, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा सी बी प्लस ए डी। तो पहले हम कहेंगे कि ए की बी के साथ फ्रेंडशिप थी और अब ए की डी के साथ फ्रेंडशिप है, पहले सी की डी के साथ फ्रेंडशिप थी और अब सी की क्या है बी के साथ फ्रेंडशिप है। मतलब यहाँ पर सीधा कैटायन का एक्सचेंज हो गया या एनायन का एक्सचेंज होगा, और यहाँ पर भी एक्सचेंज करने के लिए भी यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज फॉलो होगी। मतलब अगर मैं इसका एक एग्जांपल लेना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरीके से ले सकता हूँ, लाइक कॉपर सल्फेट एक सोल्यूशन था और इसका मैंने जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा दिया, तो इट मे बी पॉसिबल कि भाई यहाँ पर कंपाउंड बन गया CuCl2 एंड ZnSO4। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो जिंक सल्फेट है, इस जिंक क्लोराइड जो है और कॉपर सल्फेट है, इन दोनों ने अपना क्या किया, प्लेस एक्सचेंज करके जो नया सब्सटेंस बनाया उसमें क्लोराइड चला गया कॉपर के साथ और सल्फेट चला गया जिंक के साथ, या जिंक चला गया सल्फेट के साथ और कॉपर चला गया क्लोराइड के साथ। हम कुछ इस तरीके का बात यहाँ पर हम कह सकते हैं। तो हमें ये देखने को मिला कि मेटल्स ने अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर ली है, दैट्स वाई ऐसे टाइप ऑफ रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेसिकली दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और जो दूसरा होता है दैट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। पिछले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रेसिपिटेट क्या होता है, तो यहाँ पर अब उसी प्रेसिपिटेट का हम रिएक्शन पढ़ेंगे कि भाई ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है। तो बेसिकली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कितने तरीके के हो गए, दो तरीके के, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो चलते हैं अब इन दोनों को भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अब अगर हम इस पे बात करें कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर कोई चीज न्यूट्रल हो रही होगी, मतलब न्यूट्रलाइज हो रही होगी, और जिन रिएक्शंस में चीजें न्यूट्रलाइज होंगी उन रिएक्शंस को हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हमेशा याद रखिएगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमेशा एसिड और बेसिस के बीच में होता है। तो लाइक एसिड प्लस बेस, जब कभी भी ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट देते हैं दैट इज सॉल्ट प्लस वाटर। तो एसिड एसिडिक कैरेक्टर का होगा, बेस जो होंगे वो बेसिक कैरेक्टर के होंगे, तभी इनका नाम एसिड और बेस है। बट जो आपको सॉल्ट मिलेगा ये बेसिकली क्या होगा, न्यूट्रल होगा, और वाटर तो न्यूट्रल होता ही है। ठीक है, तो अब भाई यहाँ पर बात आ गई कि एक एसिडिक कैरेक्टर का था, एक बेसिक कैरेक्टर का था, बट जो प्रोडक्ट मिले वो किस नेचर के मिले, न्यूट्रल नेचर के मिले। तो क्योंकि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रल नेचर के बनते जा रहे हैं, दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर एज ए एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक्सप्रेस करूं तो मैं कह सकता हूं लाइक HCl प्लस NaOH। तो HCl क्या है, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, NaOH क्या है, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनता है, और सॉल्ट क्या बनेगा, NaCl और प्लस H2O। तो भाई यहाँ पर एक एसिड था एक बेस था, लेकिन जो रिजल्ट में मिला दैट इज सॉल्ट एंड वाटर जो कि न्यूट्रल था। दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं, बस कोई एक एसिड ले लेना, कोई एक बेस ले लेना, उसमें से यहाँ पर H+ आयन निकाल करके और OH- आयन निकाल करके दोनों को क्या बनाना,
वाटर बनाने की कोशिश करना और जो बचा हुआ है उसको सॉल्ट बनाने की कोशिश करना और फिर बैलेंस कर लेना। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपके सामने उम्मीद रखता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब अगर हम थर्ड बात करें, सॉरी सेकेंड वन की बात करें, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन याद रखिएगा, यहाँ पर हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के टाइप को डिस्कस कर रहे हैं। ये कोई नया अलग से रिएक्शन हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं भाई, स्टार्टिंग के 4 थे और उसी के हम चौथे वाले के 2 और एक्स्ट्रा पार्ट हम उनको डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बात आती है अब ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऐसा है जिसमें प्रेसिपिटेट बने, तभी तो ऐसे रिएक्शंस को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। अब बात आती है कि भाई ये प्रेसिपिटेट क्या है, तो वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ, बट यहाँ पर मैं एक बार आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में होता क्या है कि कोई 2 कंपाउंड्स होते हैं या 2 सब्सटेंस हैं जो वाटर सोल्यूबल है, मतलब कोई ए है और बी है, दोनों वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं। पर जब मैंने इन दोनों को मिक्स किया या रिएक्शन की कोई भी कंडीशन प्रोवाइड की, लाइक हीटिंग या सनलाइट या इलेक्ट्रिसिटी या कैटलिस्ट, ऐसा कुछ भी किया, तो हमें जो रिजल्ट देखने के लिए मिला वो क्या मिला कि जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें से एक तो वाटर सोल्यूबल है, बस दूसरा वाटर सोल्यूबल नहीं है। और जो वाटर सोल्यूबल नहीं होगा वो क्या होगा, टेस्ट ट्यूब में नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, और जो सेटल डाउन हो जाता है उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। तो कोई ऐसे 2 कंपाउंड जो वाटर सोल्यूबल हैं और आपस में रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट दें, उसमें से एक वाटर सोल्यूबल हो बट दूसरा वाटर इनसोल्यूबल हो और नीचे प्रेसिपिटेट के फॉर्म में सेटल डाउन हो जाए, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो एग्जांपल क्या होगा, सोडियम सल्फेट जिसका फॉर्मूला Na2SO4 होता है, प्लस में बेरियम क्लोराइड लाइक BaCl2। जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो पहले तो हम ये समझते हैं कि ये दोनों हैं क्या। तो भाई ये सोडियम सल्फेट एक सॉल्ट है जो एक्वस फॉर्म में है। एक्वस फॉर्म का मतलब क्या है कि जब हम इसको पानी में मिलाएंगे, वैसे तो जब आप अपने लैब में जाओगे और अपने सर से सोडियम सल्फेट मांगोगे तो वो सॉलिड स्टेट में होगा, पर जब हम इसको वाटर में ऐसे मिला करके थोड़ा सा सेक करेंगे ना तो ये पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब कि ये क्या है, सोल्यूबल सॉल्ट है। अब अगर हम बेरियम क्लोराइड की बात करें तो बेरियम क्लोराइड भी जो क्या है, वो एक सॉल्ट होता है जो सॉलिड स्टेट में होता है, बट ये भी सोल्यूबल होता है। पानी के अंदर डालते ही क्या होगा, जब आप इसको हल्का सा शेक करोगे तो तुरंत ये डिसॉल्व हो जाएगा। तो मतलब ये भी हमने क्या कर दिया, एक्वा सोल्यूशन में ले लिया, मतलब दोनों को पानी के अंदर डिसॉल्व करके हमने फिर क्या किया, मिक्स कर दिया। जब हम मिक्स करने के बाद देखते हैं तो जो रिजल्टेंट में हमको प्रोडक्ट मिलता है दैट इज NaCl 2NaCl प्लस BaSO4, क्या मिलेगा, BaSO4। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सोडियम क्लोराइड है ये तो सोल्यूबल होता है वाटर में, बट जो बेरियम सल्फेट है ये सॉलिड स्टेट में मिलेगा, मतलब ये सोल्यूबल नहीं होगा। अब सॉलिड स्टेट में मिलेगा तो ऐसा तो है नहीं कि वहां पर जाकर के तुरंत टेस्ट ट्यूब से बाहर आ जाएगा, भाई धीरे धीरे ये सॉलिड बनेगा और सॉलिड बन करके क्या होगा, नीचे सेटल डाउन होता जाएगा। तो इसी सॉलिड वाले कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट। और अगर हम इन दोनों रिएक्शन में देखें तो बेसिकली यहाँ पर सोडियम जाकर के बेरियम को रिप्लेस कर रहा है और बेरियम यहाँ पर जाकर के सोडियम की जगह ले रहा है। या अगर हम बात करें तो NaH की जगह पर जा रहा है और H कहाँ पर आ रहा है, Na की जगह पर जा रहा है। तो यहाँ पर दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे की प्लेस को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हैं। और पहले वाले में क्योंकि न्यूट्रलाइज हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 सोल्यूबल सॉल्ट जब रिएक्ट कर रहे हैं तो हमें एक सोल्यूबल सॉल्ट दे रहे हैं और दूसरा इनसोल्यूबल सॉल्ट दे रहे हैं, जिसको हम प्रेसिपिटेट बोल रहे हैं। तो सेकंड वाले फॉर्म को हम क्या बोल दिए, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो होप सो कि डबल डिस्प्लेसमेंट की टाइप्स भी आपको बिल्कुल क्लियर होगी। और एट लास्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो एक दूसरी बेसिस पर रिएक्शंस को क्लासिफाई किया जा सकता है, जिसको हम बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। और अब अगर हम एनर्जी के बेसिस पर बात करें तो हमारे पास 2 तरीके के रिएक्शंस होंगे। सबसे पहला जो है दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन और जो दूसरा है दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एंडोथर्मिक रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो जरा इसको टर्म्स के साथ ही रिलेट करके समझने की कोशिश करते हैं। थर्म का मतलब होता है हीट और इंडो का मतलब होता है इन, और यहां पर भी थर्म का मतलब होगा हीट और एक्सो का मतलब होगा आउट। मतलब कि यहां पर हीट जो होगी वो इन होगी और यहां पर जो हीट होगी वो आउट होगी। तो भाई अगर मैं आपसे बोलूं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है तो आप कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं
कि एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एनर्जी का कह सकते हैं आप इनटेक होता है। अब जरा सा इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करके पढ़ते हैं। तो बेसिकली पूरे यूनिवर्स पे दो तरीके की रिएक्शंस होती हैं, पहला जो अपने आप हो जाए और दूसरा जो अपने आप ना। जनरली जो अपने आप होती हैं वो किसी एनर्जी का इनटेक नहीं लेती हैं, तभी तो अपने आप होती हैं। तो जो रिएक्शंस अपने आप होंगी, हो सकता है कि उनके पास कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी बची भी हो, तो वो आपको क्या करें, आउटपुट में दे दें। और कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो आपस में रिएक्ट करने के लिए उनको कुछ अमाउंट की एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो एनर्जी क्या करना पड़ता है, हमें देना पड़ता है। तो जब कभी आपको एक ऐसी रिएक्शन मिले जिसको कराने के लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ रही है, देन दैट रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि वो रिएक्शन क्या की, एनर्जी का इंटेक की है, आपसे उसने एनर्जी ले लिया है। और अगर एनर्जी ले लिया है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और अगर कोई एक ऐसी एनर्जी है, सॉरी एक ऐसा रिएक्शन है जो हो रहा है और होने के बाद आपको एनर्जी एज ए आउटपुट में दे रहा है, तो अगर हम आउटपुट एनर्जी की बात करेंगे, वो आपको एनर्जी दे रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल की बात करें या एक्सोथर्मिक रिएक्शन के हम एग्जाम्पल की बात करें, तो हम कह सकते हैं 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी, मतलब इसने एनर्जी का इनटेक किया और हमें एज ए रिजल्ट क्या दिया, C6H12O6, और इसने ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि रिएक्टेंट साइड में एनर्जी है, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि एनर्जी का क्या हुआ है, इनटेक हुआ है। और अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की बात करें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमें क्या देखने को मिलता है, लाइक C+O2 विल गिव CO2 प्लस एनर्जी। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो एनर्जी है वो प्रोडक्ट साइड में मिला हुआ है। तो अगर प्रोडक्ट साइड में मिला हुआ है, इसका मतलब क्लियर है कि हमें एनर्जी एक्सेल हुई है, मतलब कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एंडोथर्मिक में ये एनर्जी लेते हैं और एक्सोथर्मिक में ये एनर्जी देते हैं। तो उम्मीद रखता हूँ कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन भी क्लियर हो गई होगी। और अगर आज के इस पूरे वीडियो को हम थोड़ा सा कंसाइज तरीके से पढ़ें तो हम कुछ इस तरीके से पढ़ सकते हैं, लाइक सबसे पहले हम लोगों ने रिएक्शन को क्लासीफाई किया था 4 मेन टाइप्स में, जिसमें से सबसे पहला टाइप था एडिशन रिएक्शन, या इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। और एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम क्या कहते थे कि दो या दो से ज्यादा चीजें जब आपस में कंबाइन करके कोई एक प्रोडक्ट बनाए, दैट विल बी एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे तो जब कोई एक चीज डिकम्पोज होकर के या ब्रेक करके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए, तो दैट विल बी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि कोई एक एक्टिव मेटल या नॉन मेटल अपने से कम एक्टिव या नॉन एक्टिव मेटल को क्या करे, उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर दे, तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम कहते हैं कि जब कोई दो सॉल्ट आपस में अपने मेटालिक आयन को या नॉन मेटालिक आयन को एक्सचेंज कर लें, देन दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो तरीके के होते हैं, प्रेसिपिटेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब कोई दो सोल्यूबल सॉल्ट, वाटर सोल्यूबल सॉल्ट आपस में रिएक्शन करके एक सोल्यूबल सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं और दूसरे इनसोल्यूबल सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जो फर्दर पीपीटी में कन्वर्ट हो जाता है, देन दैट टाइप ऑफ रिएक्शन विल बी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और अगर हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें कभी भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके एक न्यूट्रल सॉल्ट बनाते हैं और साथ में क्या बनाते हैं, वाटर। तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इसके बाद फिर हम लोगों ने जो नेक्स्ट टाइप पढ़ा था, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी पढ़ा था। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी रिएक्शंस दो टाइप के होते हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट के साथ साथ हमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। और एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें रिएक्टेंट को रिएक्ट करने के लिए ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और रिएक्टेंट एनर्जी का इनटेक करने के बाद तब हमें प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, देन दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो उम्मीद रखता हूं कि आपको ये केमिकल रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक डिफरेंट टाइप ऑफ एक नया टर्म कह सकते हैं आपको पढ़ना होगा इस रिएक्शंस के लिए, जो कहलाता है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। बट रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन के लिए ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं यहाँ पर उसको इंक्लूड करूँगा, तो हम रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे अगले वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय।